हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने विशेषताओं के बारे में बात कर ली है, चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर लिया है और आज हम बात करेंगे जो है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के 67 साल बाद भी क्या जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण होना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर राजनीतिक दल जो है खुलकर बोलने में हमेशा बचते हैं। अब ये जो मसला है ये देश के बुद्धिजीवी वर्ग के भी एक राय नहीं रहा है। आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील और सियासी मुद्दा बन चुका है। देखिए, हमेशा से जो आरक्षण है हमेशा से सियासी मुद्दा बना है। तो निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण के तमाम पहलुओं पर नज़र डालते हुए जो है हम बात करेंगे। देखिए, उच्च जातियाँ और निम्न जातियाँ, इनके अंतर को पाटने के लिए ना, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि ऐसे वर्ग के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया है और इस व्यवस्था की जो है यह कहते हुए आलोचना की जाती रही है कि इससे योग्य लोग जो है क्या होते हैं, हतोत्साहित होंगे और वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी। आज की बात नहीं है ये। जब गांधी और अंबेडकर हुआ करते थे तो इनमें भी विरोधाभास था इस मामले को लेकर। गांधी और अंबेडकर के विरोधाभास के अगर बारे में मैं आपको बात बताऊं तो आरक्षण ने ना अपनी जड़ें आज़ादी से पहले ही जमानी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश काल के टाइम के दौरान मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से सत्ता में भागीदारी के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, आपने ये देखा ही होगा, पृथक निर्वाचन की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, है ना। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ना 1932 में अवार्ड देने का ऐलान किया, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे क्या हुआ, इससे मुसलमानों और अन्य वर्गों के लिए ना पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, अंग्रेज़ों की तो राजनीति कुछ और थी कि बांटो और राज करो की मंशा थी, और जो महात्मा गांधी थे ना वे इस कदम का विरोध इसलिए किए, ठीक है, ताकि हमारा देश जो है बटे ना, और भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है हथियार के रूप में देखा इसे, और महात्मा गांधी का विरोध ये था कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा। गांधी जो है इस मुद्दे पर हड़ताल पे भी बैठ गए। देखिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। अब इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का ना अहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का जो परिणाम होगा ना, यह होगा दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित समाज समूहों में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी दलितों के लिए, तो हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ़ थे कि ऐसी कठिनाइयाँ होंगी और ऐसे दलित उत्पीड़ित समाज समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझते थे। अभी मैंने आपको पृथक निर्वाचन के बारे में बताया है कि यह व्यवस्था जो है भारत के लिए एक अभिशाप रही। इसने देश को अपूरणीय क्षति की। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया। मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते थे। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार न करें। ये किसका कथन है? तजम्मुल हुसैन का। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी, बांटो और राज करो। उसने क्या किया, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। अब इसका अर्थ ये था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के ना चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। जैसे मुस्लिम का है तो मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के अनेक सदस्यों को ना इस पर शंका थी, डाउट था। उनका विचार ये था कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी।
इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत ना किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अगर एससी के लिए सीट आरक्षित है तो एससी उम्मीदवार होगा, ओबीसी के लिए होगा तो ओबीसी। ठीक है, लेकिन वोट सभी डालेंगे, एससी, ओबीसी, एसटी ये सब डालेंगे। ठीक है, जनरल। अब देखिए, अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। अब किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालें तो वे अच्छे खासे बड़े समूहों के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें जो है समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। आप देखिए, हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, विभिन्न जातियों के लोग हैं। आप देखिए, उधर पूर्व साइड चले जाइए तो अलग जाति के लोग हैं, उत्तर में आ जाइए तो अलग जाति के लोग हैं। उत्तर में हिंदू ज़्यादा है, ठीक है, साउथ में जो है साउथ इंडियन ज़्यादा है ना। तो संविधान जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं करता है। प्रारंभ में तो ये व्यवस्था जो है 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन जो है अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। और आरक्षण की अवधि खत्म होने पर ना संसद इसे और बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, और इन दोनों समूहों में की जो आरक्षित सीटें हैं वही अनुपात होंगी जो भारत की जनसंख्या के अनुपात में होगी। अब आप सभी को पता है कि लोकसभा की सीट कितनी है, निर्वाचित सीटें 543, और इसमें जो है 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, कब से? 26 जनवरी 2019 की स्थिति के बारे में बात कर रही हूँ मैं ये। अब देखिए, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, ये कौन तय करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा और किस आधार पर ये निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो परिसीमन आयोग का गठन करता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परिसीमन आयोग का काम क्या है और जो है इसका गठन कौन करता है, तो गठन राष्ट्रपति करते हैं। और निर्वाचन क्षेत्र कौन से होंगे, ठीक है, किस आधार पर ये निर्णय लिया जाता है, ये कौन डिसाइड करेगा? परिसीमन आयोग। ठीक है, और ये जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जो परिसीमन आयोग है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन जो होता है ना, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने का उद्देश्य से किया जाता है। और हर राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, ठीक है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, और परिसीमन के बाद ना परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी ना, उनके लिए आरक्षित जो है कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों का ध्यान देता है। आयोग जो है उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनसे अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा हो, लेकिन वह जो है ना इस निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों के पूरे देश में बिखराव समरूप है। ठीक है, और जब कभी भी परिसीमन का काम होता है तो जो है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जो संविधान है अन्य उपेक्षित और कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। अब ये देखते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं में ना बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षण करने की बात हो रही है, हो भी गया है। ठीक है, और शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। देखिए, पंचायत का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो इसमें सीट आरक्षित होती है ना। इसे जो है हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी लोकसभा और विधानसभा में नहीं हुआ है, इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह जो है पारित नहीं हो पाया। अच्छा, अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव करा सकें और स्वतंत्र हो वो। ठीक है, कि स्वतंत्र का इन द सेंस कि हम जो अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं
उसे चुनने के लिए हम जो है स्वतंत्र हों, ठीक है, कोई बाध्यता ना हो हमारे ऊपर। तो किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। और यदि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं तो ये बिल्कुल वाकिफ़ है ना। तो हम जो है लोकतंत्र को अगर ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो, कोई उस पर डाउट ना कर सके। तो चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की जो आकांक्षाएं हैं, चुनाव परिणाम आते हैं उसमें न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इन सब के बारे में मैं इन सब का मतलब जो है मैंने पिछले पार्ट में बता दिया है, आप ज़रूर पिछले पार्ट में विजिट करिए। इन सब का मतलब मैंने बता दिया है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, देखिए चुनाव का तरीका जो है निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान जो है चुनावों के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला, मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पर ना हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। कैसे करता है इसको भी हम देख लेते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को, यानी कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वो चुनाव में वोट देने के अधिकार है उन्हें, ठीक है। और इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अब अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए ना अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देश में तो मैं बताऊं कि महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से, मैंने जब आपको विश्व का इतिहास पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया है कि महिलाओं को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी बहुत से देशों में, ठीक है, महिलाओं को। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने ना एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क जो है भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार प्रदान किया, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग हो, उनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। तो आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि ये जो है हमेशा से 18 वर्ष के ऊपर नहीं था, पहले ये 21 वर्ष के ऊपर था। 1989 की अगर मैं बात करूं तो 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, ठीक है। और ये जो अधिनियम था ना, इसके द्वारा मैं आपको बता दूं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें लिखा नहीं हुआ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कौन सा है संविधान संशोधन? 61वां, ध्यान रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को भी जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने का उसे अवसर मिले और वो राजनीति का जो है राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ 61वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा जाएगा, तो 1989 में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने जो है अधिकारों वाले भाग में किया है, जो हमने मूल अधिकार भी पढ़ा है तब भी हमने देखा है इसे, ठीक है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों को योग्यता और महत्व को जो है समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकें, ठीक है। बड़े बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं पढ़े हैं, तो क्या हम उनसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं? मैं आज भी गांव में जाती हूँ, देखती हूँ, तो बड़े बुजुर्गों का मतलब बात करने का तरीका, वो पढ़े नहीं हैं लेकिन उनका तजुर्बा इतना ज़्यादा है ना कि उनके सामने हम लोग कुछ नहीं हैं, ठीक है। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वहीं चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, जाहिर सी बात है।
लेकिन विभिन्न पदों पर ना चुनाव लड़ने की एक न्यूनतम आयु अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे ये प्रधानी का चुनाव होता है तो इसमें 21 वर्ष है, लोकसभा के चुनाव में 25 वर्ष है। ठीक है, तो अलग अलग में जो है अलग अलग आयु है। उदाहरण के लिए देखिए, बताया भी गया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध है। ठीक है, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध ये है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो ना, तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। और बहुत अच्छा ये तरीका है। ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 14 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति और ठीक है उनके अनुसार भेदभाव नहीं होगा, तो इस चुनाव में भी नहीं होगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए जो है खुली हुई है। अब बात करते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जो है निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त यानी कि अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन जो है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया गया है। कब किया गया है इसकी स्थापना? 25 जनवरी 1950। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो कि कब की गई? 25 जनवरी 1950 में, जो क्या करती है? चुनावों के संचालन, देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देश में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? हर जगह एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई गई है और कई जगह अभाव भी है। ठीक है, हम अपने देश के बारे में अभी बात करेंगे। अनुच्छेद 324 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और इसे आपको बिल्कुल जहन में भर लेना है। इसमें क्या है ये देखिए। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? निर्वाचन आयोग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, और जब यह पहले 1925 में गठित हुआ था ना, तो जो है तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करते थे, यानी कि एकल सदस्यीय निकाय था। लेकिन 1989 के बाद जो है ये चेंज हो गया। तो 324 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन आयोग है। और आप बिल्कुल ध्यान में रखो कि आर्टिकल 324 में क्या है, तो उसमें जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका सौंपते हैं, चाहे वो आचार संहिता लगाने की बात हो, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया का निर्देशन करना हो, नियंत्रण करना हो, सुपरविज़न करना हो, अधीक्षण करना हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए ना प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के ना चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के बाद आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। 1989 के पहले तक एक सदस्यीय था, 1989 के बाद बहुसदस्यीय हो गया। ठीक है, 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया।
तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा और अब इस बात पर सामान्य सहमति बनी है कि बहुसदस्यीय में जो है निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया है। और जाहिर सी बात है, जिस काम में हमारी जवाबदेही ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना, वो काम ऑटोमेटिकली सही तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। ठीक है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां जो है समान हैं, तीनों मिलके लेते हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर होती है। ध्यान रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। ठीक है, ऐसे में ये संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। अब इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया और जाहिर सी बात है, आप ये देखो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर रहा है, यानी कि मंत्रिपरिषद कौन? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और लोकसभा के सदस्य, तो जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशन होगा, तो इसका विरोध होना तय है। तो इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया गया। उनका सुझाव ये है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में जो है विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए या फिर जो है 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म हो, जो भी पहले खत्म हो जाए, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, ध्यान रखेंगे, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है। और ये जो है सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे। ठीक है, और निर्वाचन आयुक्तों को ना भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। अब देखिए क्या क्या काम है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुख्य जो निर्वाचन आयोग है इसके पास काफ़ी सारे काम हैं। पहला काम देखिए, पहला काम ये है, वह जो है मतदाता सूचियों को नया करने का काम देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो, यानी कि पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाएं और ना ही उसमें से ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के योग्य नहीं है, यानी कि अयोग्य हो या फिर जीवित ना हो। दूसरा काम क्या है देखिए, वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव आने वाला है, तो ये पूरा कार्यक्रम का लेखा जोखा तैयार करके निर्वाचन आयोग जो है किस समय होना है पूरा कार्यक्रम तय करेगा। ठीक है, कौन कौन से एरिया में कब कब होना है, वोटिंग कब पड़नी है, ये सारे डिसीजन जो है निर्वाचन आयोग के होंगे। और इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन की प्रक्रिया, शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वह माकूल माहौल नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है और वह जो है
किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगता है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। अगला काम क्या है, निर्वाचन आयोग जो है ना वो राजनीतिक दल को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। जैसे आप लोग होता है ना, झाड़ू पे वोट देना है, अंगूठी पे वोट देना है, कोट पे वोट देना है, तो ये कौन देता है चुनाव चिन्ह? निर्वाचन आयोग देता है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर की मैं बात करूँ तो हम टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है मतगणना, वो मतदान में भी और मतगणना में भी टीचर्स की ड्यूटी, क्योंकि उनके पास सीमित कर्मचारी हैं भाई। तो प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव, प्रशासन का हिस्सा तो हम लोग भी हैं, तो इसी की मदद से चुनाव कराता है। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर ना चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो टीचिंग एरिया हो, चाहे बैंकिंग एरिया हो, ठीक है, चाहे वो अधिकारी लोग हों, सब पे। तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का जो है उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है, उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। ठीक है, उसने जो है ना चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जो है ढंग से काम किया है। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो इतिहास है ना ये इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। ये आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसा इसलिए है कि निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और जो है प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया ना जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त है। ठीक है, 1951-52 की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं 1951-52 से। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ना विधानसभाओं के अनेक चुनावों और उपचुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने के अनेक जो है कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रियाओं के बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, आप सभी को पता है। और क्या हुआ, निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। जब गुजरात दंगा हुआ तो गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, फिर और जो है चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने ये पाया ना कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव नहीं था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे चुनाव सुधार और इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा के इस चैप्टर को हम अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए है बेनिफिशियल। आप एक बार पढ़ के तो देखो, विजिट करके तो देखो चैनल में, है ना। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि एग्ज़ाम सारे एनसीईआरटी बेस हो चुके हैं। अब वो रटंत विद्या वाला नहीं रह गया है कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी से ही बनता है। तो आप लोग इस पे ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।